दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के मेंस के एग्जाम्स चल रहे हैं और यहाँ पर आज था आपका जीएस पेपर 3 का एग्जाम। जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक आता है इन्वायरमेंट। हम उससे रिलेटेड मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जानेंगे। देखिए, अमूमन अगर हम पास्ट 3 ईयर के ट्रेंड को देखें तो यूपीएससी ने उस ट्रेंड को फॉलो किया इस साल भी। आप हर साल देखते हैं कि एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, कभी 1 या 2 इस तरह के क्वेश्चन अमूमन आपको देखने को मिलते हैं। देन इसके साथ आपको कहीं ना कहीं पोल्यूशन टॉपिक से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस ट्रेंड को भी यूपीएससी ने इस साल भी कंटिन्यू किया है। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत सा फोकस रहता है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन इस साल पूछे हैं। 3 ही क्वेश्चन है और इन तीनों ही टॉपिक से, और अमूमन इन्हीं 3 टॉपिक पे यूपीएससी ने पास्ट 3 to 5 ईयर में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि यूपीएससी में ट्रेंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिपीट हो रहा है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आने वाले टाइम में जब आप मेंस लिख रहे हो तो आपको किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है आपको पता होगा। ऑल्दो एक तरह का मेरे लिए हार्ट ब्रेक भी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस साल यूपीएससी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि इस साल कहीं ना कहीं 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 50 साल कंप्लीट हुए थे। अब इस साल नहीं पूछा तो हो सकता है यूपीएससी अगले साल पूछ ले, क्योंकि अगले साल प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल कंप्लीट होंगे और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के भी लगभग 50 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। अब चीता इंट्रोडक्शन वगैरह भी चल रही है, तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि आने वाले सालों के लिए ये टॉपिक 1-2 साल के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। अब इस वीडियो को आप क्यों देखें, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है तो उसको समझना कैसे है, उसको पार्ट्स में ब्रेक कैसे करना है, साथ के साथ क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे 2 प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूँगा। पहला उन बच्चों के लिए है जो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के। ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मेंस है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फुल लेंथ मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। मेंस के स्पेसिफिक जो भी आपके टॉपिक हैं उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम स्पेशल बैच भी है, जहाँ पर आपको प्रीलिम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, एक टारगेटेड अप्रोच मिलेगी CSAT और आपके बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी। अगर इन दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब देखते हैं यूपीएससी का इस साल का पहला क्वेश्चन क्या था। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डिस्कस द डिटेल ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, एम्फसाइज ऑन फॉर्मेशन, इफेक्ट एंड मिटिगेशन। एंड आपसे यहाँ पर गुटेनबर्ग्स प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया 1999 के। और देखिए, एक चीज़ समझिए आप, डिस्कस का मतलब क्या है, वी हैव टू गो इन सर्टेन डिटेल। हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा कि फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है। अब इसकी फॉर्मेशन और डेफिनेशन हम कहीं ना कहीं पहले पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब आप हो सकता है कि एम्फसाइज करें कि फॉर्मेशन में आप पैराग्राफ लिखें। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता। डायग्राम से ये है कि मेरी वर्ड लिमिट्स कहीं ना कहीं बचती और इससे बेनिफिट ये भी होता कि आप भीड़ से हट के कुछ अलग करते। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए, फोटोकेमिकल स्मोक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कारण होता है, आप इसके बारे में बताते। देन डायग्राम ड्रॉ करके इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताते कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और इससे आपका कहीं ना कहीं फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो उसके बारे में अगर आप लिखते तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं और सटीक हो जाता। आप डेफिनेशन के साथ एक डायग्राम ड्रॉ कर देते या इक्वेशन लिख देते तो इससे आपका काम चल सकता था अबाउट द फर्स्ट हाफ। अब इसके इफेक्ट क्या है, मिटिगेशन की स्ट्रैटेजी क्या है और गुटेनबर्ग्स प्रोटोकॉल क्या है। अब देखिए, इन सभी के बारे में ना मैंने आपको पढ़ाया है अपने प्रारंभ बैच में भी। जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। जैसे ये लेक्चर 27 का स्क्रीनशॉट है, इसमें मैंने गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में बताया जो डील करता है फोटोकेमिकल स्मोक्स, आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में डील करता है। तो उन सभी के बारे में मैंने इस प्रोटोकॉल में डिस्कस किया है। तो ये प्रोटोकॉल आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक कर सकते थे, मिटिगेशन पार्ट में भी डाल सकते थे या आप वैसे भी यूज कर सकते थे। तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन करते। ये कहीं ना कहीं आपका ऊपर वाला पार्ट 6 नंबर के आसपास का था और नीचे वाला पार्ट मैं मानता हूं कि 4 नंबर के आसपास का था। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए इन दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग भी जरूरी थी, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड है, गुटेनबर्ग्स प्रोटोकॉल एंड ये, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलता। अब जैसे फोटोकेमिकल स्मोक्स वगैरह के बारे में मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आप नॉर्मल सी डेफिनेशन के ऊपर भी जाते ना कि फोटोकेमिकल मतलब लाइट के कारण कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है
तो ये अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। इसमें ऑटोमोबाइल्स के पोल्यूशन के कारण ये देखने को मिलता है। आप इसकी सनलाइट के साथ जो रिएक्शंस हैं उसको लिखते हैं और इससे फोटोकेमिकल स्मोक की आपकी डेफिनेशन भी हो जाती, प्लस आपका क्या हो जाता, जो फॉर्मेशन का पार्ट है वो खत्म था। इफेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको इफेक्ट के बारे में भी कहीं ना कहीं अपने लेक्चर 22 में पढ़ाया है। जो प्रारंभ बैच के स्टूडेंट होंगे वो कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्लो डाउन करता है। स्मोक अगर ज़्यादा हो तो इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर ज़्यादा पहुँचती है, उसके कारण कहीं ना कहीं स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लंग्स के अंदर ब्रोंकियोलिस होते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो कहीं ना कहीं अस्थमा पेशेंट के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं। बट ये स्कैटर्ड वे में आपको इसको प्रिसाइजली अगर लिखना था तो आपको देखना था कि सबसे पहले हेल्थ के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होने थे, फिर इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने थे, और साथ के साथ यहाँ पर आप इसे सोशल इम्पैक्ट्स के साथ भी जोड़ सकते थे। तो इन 3-4 एंगल्स को अगर आप कवर करते तो कहीं ना कहीं ये आंसर काफ़ी बढ़िया हो सकता था। जैसे हेल्थ में अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसके अलावा साथ के साथ जो लंग्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, आई की इरिटेशन है, आप उन चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते थे। फिर इसके साथ इकोनॉमी की बात करें तो रस्टिंग को प्रमोट करता है, जो मेटल्स वगैरह के जो हमारे पोल्स हैं या ब्रिजेस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है, बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे। सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स के बाद, क्योंकि विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, इकोनॉमी में आप लाते हैं कि विजिबिलिटी में एरोप्लेन वगैरह के कहीं ना कहीं मूवमेंट में, कार्गो की मूवमेंट में, उन चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ता। साथ के साथ रोडवेज में एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मेन लीडिंग अर्निंग पर्सन अगर किसी फैमिली का उन एक्सीडेंट में चला जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप उसको भी इफेक्ट पार्ट में डाल सकते थे, कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी इफेक्ट में आ जाता। अब मिटिगेशन के बारे में बात करें तो स्मोक टावर आ गया, गुटनबर्ग्स प्रोटोकॉल आ गया। इसके अलावा हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जहां पर आपको स्मोक देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली जैसे एरिया में, वहां पर फ्रिक्वेंटली वाटर स्प्रे होता है ताकि स्मोक को नीचे सेटल डाउन कर सकें। साथ के साथ वेहिकुलर एमिशन के ऊपर ऑड इवन स्कीम्स वगैरह आ गई आपकी, जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी फंक्शनिंग के ऊपर कहीं ना कहीं हम रोक लगाते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपकी आ जाती। ये आपको इनिशिएटिव जैसे हमारे प्रारंभ बैच में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किए हुए हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाने तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ना आप इन्वायरमेंट के नोट्स सर्च कर लेना, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें भी ये चीज़ें गिवन है, तो आप वहाँ से भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी हेल्प अचीविंग द ऑब्जेक्टिव? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, इसे ए को काट देना। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए ना तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया ऑन ट्रैक है रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया था अपने बैचेज में भी, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे इंडिया ऑन ट्रैक है। अगर आप हमारे जैसे प्रारंभ बैच का 34वां लेक्चर देखेंगे वहाँ पर भी इसके बारे में बात की गई है, और इवन मेंस के क्रैश कोर्स में भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अभी की बात की जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को इंक्रीज कर रहा है बाय ईच कमिंग ईयर। बट प्रॉब्लम ये है कि आने वाले टाइम में हमारे सामने चैलेंजेस है फाइनेंसिस के, क्योंकि पैसा इतना हमारे पास नहीं है। टेक्नोलॉजी का, अब टेक्नोलॉजी का क्यों? क्योंकि हम अभी जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं इनके लिए डिपेंडेंट है चाइना जैसी कंट्री के ऊपर, यूएसए जैसी कंट्री के ऊपर। सेम गोज विद द विंड मिल्स। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की भी रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे बायोगैस, हाइड्रोजन वगैरह, इसमें भी अभी हम इतनी ज़्यादा आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाए, बट हो सकता है आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को अचीव कर लें। अब जैसा कि मैंने अपने बैच में भी पढ़ाया था कि 175 गीगावाट्स तक हम पहुंच चुके हैं, आने वाले टाइम में हमें 450 गीगावाट्स तक पहुंचना है। अचीवेबल है बट इम्पॉसिबल नहीं। तो इस आर्टिकल का हवाला देके, इस तरह की रिपोर्ट्स जो आपकी गवर्नमेंट ने पब्लिश की है उनका हवाला देके कहीं ना कहीं आप अपने जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का उसमें जस्टिफाई की बात की गई है, उस जस्टिफाई वाली सिचुएशन को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर सकते थे। अब शिफ्ट करने की बात की गई है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और यहाँ पर सब्सिडीज के रोल की बात की गई है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंसिस एंड टेक्नोलॉजी। अब फाइनेंसिस में अगर हम बात करें, मैं अगर चाहूँ भी कि मेरे को सोलर पावर फोटोवोल्टिक सेल्स को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए, तो मेरे पास प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो तरह की सब्सिडीज़ के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, या तीन भी कह सकते हो। पहला,
हमें डेवलपमेंट सेक्शन में सब्सिडी देनी होगी, जहां पर हम फोकस करें कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, R&D के ऊपर हम फोकस करें। मतलब डेवलपमेंट इन द सेंस कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों के ऊपर हमारे को पैसा खर्चना होगा, ताकि इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाया जा सके, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनिशियली ये बहुत कॉस्टली है, तो इसकी कॉस्ट कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, लोगों को सब्सिडीज देनी होगी। तीसरी चीज, हमें जो इंडस्ट्रीज हैं, या आप ये कह सकते हैं डिस्कॉम सेक्टर्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी जनरेशन सेक्टर में इन्वॉल्व है, उन सभी को भी डिस्काउंट या सब्सिडीज देना होगा, ताकि हम अपने टारगेट्स तक पहुंच सके। क्योंकि यहां पर अगर हम सब्सिडीज नहीं देते हैं इन्हें, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट से अगर एनर्जी जनरेट होती है, तो उसकी कॉस्ट महज 4 से 5 रुपए पर यूनिट पड़ती है। बट सेम टाइम पे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी से हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं, वो 12 से 13 रुपए के आसपास पड़ती है। और जब मैंने ये लेक्चर पढ़ाया था मेंस के क्रैश कोर्स में, तब मैंने इन्हें सभी को बताया था, आपको भी बता देता हूं, कि तमिलनाडु में ना ऐसा है कि फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में ओवरऑल जो कॉस्ट है एनर्जी जनरेशन की थ्रू फोटोवोल्टिक सेल, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। तो उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। मतलब अगर हम सब्सिडीज की बात करते हैं, तो इन 3 फ्रंट्स को कहीं ना कहीं आपको लेके चलना था। देखिए, इंडस्ट्री में आप तब तक इन चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते, रिन्यूएबल एनर्जी को, जब तक उनके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। अगर उन्हें सस्ता नहीं मिलेगा, मतलब अगर ये कॉस्टली रहेगा, तो वो अपनाएंगे नहीं। सेम गोज विद दी हाउस होल्ड में भी आपको सस्ता ही प्रोवाइड करना होगा, और साथ के साथ गवर्नमेंट को अपने एंड पे रिसर्च के ऊपर भी फोकस करना होगा, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेके चलना होगा। तो यहां पर इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन की डिमांड इतनी थी। फर्स्ट पार्ट में आपको यह बताना था कि इंडिया ऑन ट्रैक है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि इंडिया ऑन ट्रैक है। अब सिर्फ आप इस रिपोर्ट के ऊपर फोकस ना कीजिए, आप साथ के साथ फोकस कीजिए कि भैया एसडीजी गोल्स की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया कि एसडीजी के 13th गोल जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको भी अचीव करने में इंडिया ऑन टारगेट है। मतलब बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर आप कई रिपोर्ट्स के, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट का और बाकी चीजों का हवाला देकर इस चीज को कहीं ना कहीं बता सकते थे। तो ये चीज थी आपके सेकंड क्वेश्चन में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया कि डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग। डिस्कस मतलब थोड़ी डिटेल में आप बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। देन इसके इम्पैक्ट के बारे में बात की गई है कि क्या इफेक्ट है इसके। तो ये सब चीजें भी मैंने अपने कोर्स में आपके साथ डिस्कस की हैं, जिन्होंने भी प्रारंभ बैच अटेंड किया होगा। साथ के साथ ये चीजें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। अगर आपको नहीं पता, अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इन्वायरमेंट के नोट्स सर्च कर लेना, वहां पर मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन नोट्स में इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है मैंने। ये नोट्स कुछ इस तरह के ही दिखते हैं। ये जो नीचे मार्जिन हैं, यहाँ पर आप अपने नोट्स को अपडेट करना चाहें करंट डाटा के साथ, तो वो कर सकते हैं। बाकी ये नोट्स काफ़ी होलिस्टिक हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले मैं आपने बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, कि आपके टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। इसके बाद इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इफेक्ट्स आपने पॉलिटिकल भी लेके चलना था, सोशो भी लेके चलना था, इकोनॉमिक भी लेके चलना था, साथ के साथ वेरियस अदर डायमेंशंस को आपको यहाँ पर साथ लेके चलना था। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है, या ज्योग्राफी आ जाता है यहाँ पे, ज्योग्राफिकल, तो उन सभी डायमेंशंस को कवर करना था। अब कैसे, जैसे सोशल्स की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज का अगर हम बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट सोशली क्या है, माइग्रेशन देखने को मिलेगा। माइग्रेशन देखने को मिलेगा, तो इससे पॉलिटिकल चीज एक ट्रिगर होती है। लोग कहीं ना कहीं जाके रहेंगे, तो वहां पर सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने राइट्स को एक्सर्ट करेगी, और इसकी वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण सोशल टेंशन आपकी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए सोशल टेंशन जहां पर चल रही है, तो वहां पर कोई भी लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे। जैसे पाकिस्तान में कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट जल्दी से नहीं करना चाहेगा। बिसाइड अगर आप यूएसए नहीं है कि मैं F-16 देना चाहता हूं, ठीक है ना, तो यहां पर यूएसए की बात अलग है। बट नॉर्मली अगर किसी का दिमाग सेंटर में है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड करेगा, ऐसी कंट्री में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जब एफडीआई एफपीआई वगैरह आपकी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण आप ये देखेंगे पॉवर्टी देश में इंक्रीज होगी। अब पॉवर्टी इंक्रीज होगी, तो इससे जो जनता है वो और ज्यादा सफर करेगी, और इससे और ज्यादा सोशल टेंशन इंक्रीज होगी। सारे पॉइंट में लिंक करते हुए चल रहा हूं आपके लिए। अब इसी के साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और चीज होगी कि क्लाइमेट पैटर्न में चेंज आएगा।
क्लाइमेट पैटर्न में चेंज आएगा तो जैसे फ्लडिंग की जो प्रॉब्लम है, ड्रॉट की जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा सीवियर होगी। अब ये प्रॉब्लम्स अगर बढ़ेंगी तो इससे पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि भारत जैसे देश जहाँ पर आधी से ज़्यादा जनसंख्या आपकी कृषि में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है, उनके लिए क्लाइमेट चेंज एक अभिशाप की तरह है। तो आप उनके बारे में यहाँ पर बात कर सकते थे। पहला हाफ आपका इतने में 150 वर्ड्स के आसपास कंप्लीट है। देन सेकंड हाफ में जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है अपने नोट्स में भी, जैसे फ्लेक्सिबल टारगेट्स के बारे में आप बता सकते थे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में बता सकते थे, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बता सकते थे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर्स। लाइक यहाँ पर आपको जॉइंट इंप्लीमेंटेशंस के बारे में भी बता रखा है। देन क्या क्रिटिसिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल की, उसको भी आप डिस्कस कर सकते थे इन दी एंड, जहां पर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना था, तो वहां से आप इन जनरल इस क्वेश्चन को टोटली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर या एड्रेस करना था। देखिए वैसे तो हर एक का अपना तरीका होता है आंसर को बताने का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मॉडल आंसर्स हैं, बट स्टिल यहाँ पर आप समझिए कि अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छा गाइडेंस मिले तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो जैसे मैंने अपने प्रारंभ के सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पढ़ाई हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में समझ भी होगी, तो उनके लिए ये आंसर करना काफ़ी ईजी रहा होगा। अगर मान लीजिए आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता था क्वेश्चन पेपर। बट जहाँ तक मुझे लगा इस बार का पेपर इन्वायरमेंट का बहुत ही ईजी था। पिछली बारी बहुत फैक्चुअल था, इस बार उससे थोड़ा हट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गए, जहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि बच्चों का बेसिक्स कितना अच्छा है। तो यहाँ पर इस पेपर के लिए मैं कहूँगा कि यूपीएससी ने बहुत अच्छा पेपर डिज़ाइन किया था। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही।